धर्मपुर गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी बदमाशियों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। एक दिन स्कूल में पवन और राकेश पतंग उड़ाते हुए खेल रहे थे। ए राकेश, मेरी पतंग देखो कितने अच्छे से उड़ रही है। देखो देखो। कहाँ है? देखो मेरी पतंग भी अच्छे से उड़ रही है। कल हमारे गांव में लकी काइट्स कंपटीशन में मैं ही फर्स्ट प्राइज जीतूंगा। ये बातें सुनकर चुपके से वहां आए बबलू ने पवन की पतंग की डोरी काट दी। डोरी काटते ही पतंग हवा में झूलते हुए जमीन की ओर आने लगी और बबलू जोर जोर से हंसने लगा। अब कैसे फर्स्ट प्राइज जीतोगे? अब देखा तुम्हारी ये पतंग कितने अच्छे से उड़ रही है। ये क्या किया बबलू तुमने? ये चीटिंग है। चीटिंग विटिंग कुछ नहीं होता। अब अच्छे से सुन लो, आने वाले काइट्स कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मैं ही जीतने वाला हूँ और मैंने ये अपने मम्मी डैडी से प्रॉमिस किया है। तुम लोग चाहो तो सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज जीत लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलना चाहिए, समझे? ये कहकर बबलू वहां से चला गया। देखो कितना घमंड है उसको, कह रहा है कि सिर्फ फर्स्ट प्राइज उसको ही मिलना चाहिए। हाँ भाई, मैंने भी सुना। ठीक है, उसकी परेशानी का हल हम बाद में ढूंढते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी पतंग कहाँ गिर गई। चलो पहले उसे ढूंढते हैं। ये कहकर दोनों अपनी पतंग को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें पतंग नहीं मिली। अरे अभी ये पतंग नहीं मिली तो मेरे डैडी मुझे बहुत मारेंगे। अब क्या करे? हाँ भाई, मेरे घर पे भी मुझे मारेंगे, क्या करे अब? ऐसा कहकर दोनों रोने लगे। तभी वहां एक पतंग बेचने वाला आदमी साइकिल पे चिल्लाते हुए आ रहा था। पतंग ले लो भाई, पतंग, रंग बिरंगे पतंग। तभी पतंग वाले का ध्यान रोते हुए पवन और राकेश की ओर जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो दोनों? क्योंकि हमारी पतंग खो गई है और अगर घर गए तो हमारे पिताजी हमें मारेंगे। हाँ, मेरे पिताजी भी डांटेंगे। अरे ठीक है, अब रो मत, मैं तुम दोनों को नई पतंग देता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पतंग गायब कैसे हुए? पवन सारी घटी हुई घटना पतंग वाले को विस्तार से बताता है। पवन की बात सुनकर पतंग वाले को बुरा लगता है। ओह, मतलब मैं नई पतंग भी दे दूं तो वो बबलू आकर उन्हें फाड़ ही देगा ना, फिर तब भी तुम दोनों बिना कुछ किए रोते बैठोगे। हाँ तो क्या करे, वो बहुत शक्तिशाली है। चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अगर बुद्धि की शक्ति हो तो तुम उसे हरा सकते हो। पतंग वाले की बात सुनकर पवन और राकेश सोच में पड़ते हैं। फिर पवन उससे कहता है, क्या आप हमें पतंग बनाना सिखाओगे? ठीक है, जरूर सिखाऊंगा। पतंग वाला उन दोनों को पतंग कैसे बनाते हैं ये सिखाकर चला गया। फिर पवन और राकेश दोनों ने अपने लिए पतंग बना लिए। हाँ, चलो बाल बाल बच गए। अब हमारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस बबलू को सबक सिखाना ही होगा। हाँ यार, उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। कल हमारे घर से सारे पेपर्स लाकर एक बड़ी वाली पतंग बनाएंगे। अगले दिन पवन और राकेश ने अपने घर से सारे पेपर्स लाकर बहुत मेहनत से एक बहुत बड़ा पतंग बनाया और उस पतंग को एक पेड़ से बांध दिया। सुनो, जब शाम को बबलू इस तरफ आएगा। उस शाम हमेशा की तरह बबलू को उस तरफ आते देख पवन जोर जोर से राकेश से बात करने लगा। अरे राकेश, पता है मेरे पापा ने कंपटीशन के लिए एक बड़ी सी पतंग बनाई है। उस पतंग को लेकर कोई भी भाग लेगा तो उसे जरूर फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये बातें सुनकर वहां से गुजरने वाला बबलू थम गया और पवन के पास आया। क्या फर्स्ट प्राइज? तो फिर वो पतंग मुझे ही चाहिए, बताओ कहाँ है? नहीं बबलू, वो पतंग मेरी है। चुपचाप दे दो, काइट्स कंपटीशन में मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। कहाँ है वो पतंग? राकेश फिर पेड़ के पास बांधे पतंग को देखकर जानबूझ के पवन के साथ बात करने लगा। पवन, किसी को मत बताना कि वो पतंग पेड़ के पास है। राकेश की बात सुन के बबलू जोर जोर से हंसते हुए उस पेड़ के पास जाता है और अचंभित होता है। वाओ, इतनी बड़ी काइट, इससे तो जरूर फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलेगा। बबलू उत्साह से जब उस पतंग की ओर जाने लगा तभी वो पतंग वाला वहां आया। पतंग वाला वो बड़ी पतंग देखकर चकित हो गया। उस पतंग को जब बबलू निकालने की कोशिश कर रहा था तब वो पतंग वाला बोला, बेटा वो बहुत बड़ी पतंग है, उसके साथ खेलना खतरनाक होगा। शायद आपको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं कल हो रहे काइट्स कंपटीशन में यही लेकर भाग लूंगा। बबलू ने उस पतंग को पकड़कर उसकी गांठ को खोल दिया और वो पतंग बबलू को लेकर एकदम हवा में चला गया। बबलू डर के मारे चिल्लाने लगा, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। बबलू की हालत देखकर पवन और राकेश हंसने लगते हैं। फर्स्ट प्राइज की जिद कर रहे थे ना, अब तय करो, करो तय। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे कोई फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए, मुझे प्लीज नीचे उतारो।
फिर कभी हमारी पतंग को काटोगे? तभी राकेश कटर पुलर लाकर उस पतंग पर छेद करता है। इससे बबलू धीरे से नीचे आता है। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। देखा, जरा सी सोच से कैसे तुमने अपनी समस्या का हल निकाला। अगले दिन काइट्स कंपटीशन में पवन और राकेश दोनों ही बहुत अच्छे से खेलते हैं और फर्स्ट और सेकंड प्राइज जीतते हैं। तो देखा दोस्तों, दिमागी ताकत से हम किसी भी बड़ी सी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। 14 साल का नंदू अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ सिलाई बुनाई करके घर गृहस्थी चलाती थी। नंदू अपने गांव में सबसे बेवकूफ लड़का माना जाता था। बस यही उसकी पहचान बन गई थी। माँ, क्या आज आप कचौरी बना सकती है? कल से बड़ा मन कर रहा है खाने का। हाँ बेटा, कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा होशियार है। पता नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है। हमेशा की तरह नंदू अपने स्कूल जा रहा था। रास्ते में गोपाल की चाय की टपरी थी, जिसे नंदू का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता था। गोपाल अपने आप को बहुत विद्वान और स्मार्ट समझता था, जबकि असल बात यह थी कि वो केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा था। लो आ गए हमारे गांव के चतुर बिरबल। बच के रहना साहब, ये बहुत ही होशियार लड़का है। अच्छा, जरा नमूना तो दिखाओ इसकी अकलमंदी का। गोपाल 50 रुपए की एक नोट अपने दाहिने और 5 रुपए का एक सिक्का अपने बाएं हाथ में लेता है और टपरी पे बैठे लोगों को आंख मारता है। नंदू, इसमें से तुम्हें जो बेहतर और फायदे की चीज लगती है उसे उठाओ। हाँ गोपाल भैया, क्यों नहीं, ये तो बड़ा ही आसान है। रोज रोज यही तो सवाल पूछते हो आप मुझसे। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम कभी तो गलती करोगे, लेकिन तुम तो बड़े होशियार हो बेटा। सब लोग बड़ी उत्सुकता से नंदू का चुनाव देख रहे हैं। नंदू वो 50 रुपए की नोट छोड़कर वो 5 रुपए का सिक्का उठाकर वहां से चला जाता है। ये अब रोज का किस्सा बन गया था। गोपाल स्कूल जा रहे नंदू को बुलाता और उसे कभी 50 और कभी 100 रुपए और 5 रुपए में चुनाव करने कहता और उसकी गलत चुनाव पे टपरी पे उपस्थित लोगों के साथ पेट भर के हंस लेता। और आज भी हमेशा की तरह गोपाल ने स्कूल जाते नंदू को पुकारा, नंदू जरा यहाँ तो आना, आज का सवाल जवाब बाकी है। हाँ भैया, क्यों नहीं, आता हूँ। आज उस टपरी पे एक नए सदगृहस्थ मनोहर भी मौजूद थे। किसी काम से वो गांव से अपने बहन के घर आए हुए हैं। पधारिए मिस्टर तेज दिमाग। लोगों, अब देखिए हमारे गांव के सबसे होशियार लड़के की अकलमंदी। आज गोपाल ने एक हाथ में 200 रुपए और दूसरे हाथ में 10 रुपए रखे थे और नंदू को उसमें से ज्यादा फायदे वाला विकल्प चुनना था। इस बार नंदू थोड़ा सोच में पड़ गया। 200 की नई नोट उसने पहली बार देखी थी। सब लोग उत्सुकता से नंदू को देख रहे थे। और देखो, ठीक से सोच के चुनाव करो, कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा की तरह सही चुनाव ही करूंगा। इस बार भी नंदू ने 200 रुपए की नोट छोड़कर वो 10 रुपए का सिक्का उठाया और वहां से चल पड़ा। देखा आपने, कितना मूर्ख बेवकूफ लड़का है ये। पता नहीं स्कूल में इसका ध्यान कहाँ होता है। बेचारी अकेली माँ इससे क्या उम्मीद लगा बैठी होगी। भगवान भला करे उसका। हाँ और नहीं तो क्या, इतनी छोटी सी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही, आगे जाके बहुत मुश्किल होगी उसे। चिंता का विषय तो है। टपरी पे मौजूद मनोहर चाय पी के अपने किसी काम के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर आने के बाद उन्हें नंदू एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देता है। इस लड़के को 2-4 अक्लमंदी की बातें समझाता हूँ, शायद कुछ फायदा हो। सुनो बेटा नंदू। जी चाचा जी, अभी कुछ देर पहले आप गोपाल भैया की टपरी पर थे ना? अरे वाह, तुम्हें याद है? जी चाचा जी, इसमें कौन सी अक्लमंदी की बात है, आपका चेहरा नया था इसलिए याद रहा। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो। तो तुमने वहां टपरी पर 200 रुपए लेने के बजाय 10 रुपए क्यों उठाए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा चुनाव गलत था, नुकसानदायक था? बिल्कुल नहीं चाचा जी। वो कैसे? नंदू मनोहर को अपने हाथ में पकड़ा आइसक्रीम दिखाता है, लेकिन मनोहर कुछ समझ नहीं पाता। अगर मैंने फायदे वाला चुनाव यानी 200 रुपए उठाए होते तो आज ये मेरे फायदे का खेल खत्म हो जाता। मतलब? उन चाय वाले गोपाल भैया को लगता है कि मैं बुद्धू हूँ और इसीलिए वो रोज मेरे साथ ये खेल खेलते हैं, लेकिन गलत जवाब देके मुझे रोज ये भारी वाली आइसक्रीम खाने को मिलती है, वो भी फ्री। मैं चलता हूँ,
स्कूल का टाइम हो रहा है। नंदू का जवाब सुन के मनोहर दंग रह जाते हैं। ओ कमाल है, ये लड़का तो सचमुच में बहुत अक्लमंद है। ये तो उस चाय वाले को उल्लू बना रहा है और उसे पता भी नहीं। ये जरूर बहुत आगे बढ़ेगा। कुछ दिन पहले की बात है। अरविंद ने अभी अभी अपनी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की थी और शहर की स्कूल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन वक्त बर्बाद ना हो इसलिए उसने घर पर ही ट्यूशंस लेना शुरू किया। अरविंद सर, बबलू दिमागी कमजोर है और उसकी मैथ्स भी बहुत कच्ची है। प्लीज उस पर जरा स्पेशल ध्यान दीजिए। जी आप टेंशन मत लीजिए। ये खुशी की बात अपने स्कूल टीचर से शेयर करने अरविंद पाठक सर के घर आता है। बहुत बहुत बधाई अरविंद। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। खूब मन लगा के पढ़ाना। जी सर, मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा और आप ही के जैसे एक आदर्श टीचर होने की कोशिश करूंगा। आदर्श और बच्चों के फेवरेट, और इसलिए तुम्हें एक गुण बहुत काम आएगा। वो कौन सा सर? पेशेंस, यानी कि धीरज। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। सिक्के के दूसरे बाजू को बिना समझे कोई निष्कर्ष मत निकालना। अरविंद ने पाठक सर की बात अपने दिमाग में फिट कर ली। अरविंद बबलू को मन लगा के पढ़ाता था। अरविंद ने एक बात नोटिस की थी कि बबलू की मैथ्स सचमुच में कमजोर थी। वो उसे सिखाने के लिए सिंपल टेक्निक्स यूज करता था। एक दिन अरविंद ने बबलू को एक सिंपल सा सवाल पूछा। बबलू, अब सवाल ध्यान से सुनना और सोच के आंसर देना। अगर मैंने तुम्हें 3 ऑरेंजेस दिए और उसमें से एक वापस ले लिया तो अब तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस बचे? 3 सर। नहीं, फिर से सोचो। सर 3 ऑरेंजेस ही होंगे मेरे पास। नहीं बबलू, 2 ही बचेंगे। ये देखो, 3 ऑरेंजेस मैंने तुम्हें दिए और ये एक वापस ले लिया, तो कितने बचे? सर 3। बबलू के बार बार गलत जवाब देने पर धीरे धीरे अरविंद के पेशेंस खत्म हो जाते हैं और वो गुस्सा होने लगता है। फिर उसे पाठक सर की बात याद आती है। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। अरविंद फिर से बबलू को प्यार से समझाने लगता है, लेकिन बबलू वही गलत जवाब देता है। ये लड़का इतना समझाने पर भी गलत ही जवाब दे रहा है और इतने कॉन्फिडेंस से। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। दिमाग का दही हो रहा है। अरविंद के बदले हुए आवाज से बबलू थोड़ा सहम जाता है। अरविंद उसे आखिरी बार वही सवाल पूछता है और बबलू डर डर के वही गलत जवाब देता है। बबलू, अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सही जवाब दो, वरना कल तुम्हें 1 से 100 बार लिख कर लाना पड़ेगा। सर लेकिन मैं राइट आंसर ही दे रहा हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे मैथ्स पढ़ाओगे। ठीक है, बताओ कैसे तुम्हारे पास 3 ऑरेंजेस बचेंगे? तभी बबलू अपनी बैग में से एक ऑरेंज निकालकर सर को दिखाता है। सर मेरी मम्मी ने आज मुझे ये एक ऑरेंज आपके साथ खाने के लिए दिया है, तो आपने 3 में से एक ऑरेंज ले भी लिया तो भी मेरे पास 3 ही ऑरेंजेस बचेंगे ना। अरविंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पाठक सर की सीख याद आती है। ओ बबलू, आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अरविंद को अपने बर्ताव का पछतावा होता है और वो आगे से कभी भी बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव ना करने की कसम खाता है। आज इस छोटे बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। सिक्के का दूसरा पहलू जाने बिना ही मैंने अपना संतुलन खो दिया। अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा, तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, यही मेरी इच्छा है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? लेकिन बेटा, ये तो हमारी अपनी बाग है, तो फिर काम करने में क्यों झिझकते हो? बाबा प्लीज अब लेक्चर मत देना। मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। मुंगेरी लाल को लगता था कि संजय को इसी आम के घरेलू व्यवसाय को बड़ा करना चाहिए, लेकिन संजय सिवाय बड़े बड़े सपने देखने के कुछ काम नहीं करता था।
दिन भर गांव में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, नुक्कड़ पे अड्डा जमा के वक्त बर्बाद करना, बड़े बड़े डिंगे हाँकना, यही उसका रूटीन बन गया था। आ गए रामगढ़ के बिजनेस टाइकून। टाटा बिरला के बाद हमारे संजय जी का ही नाम लिया जाएगा भाई। हाँ, वो तो है भाई लोग, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखता हूँ यार, वो भी डे एंड नाइट। देखना तुम, एक दिन इसी गांव में आसमान छूती बड़ी हवेली होगी मेरी। संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के कारण मुंगेरी लाल परेशान थे। 1000 बार समझाने के बाद भी संजय पर कोई असर नहीं हुआ था। काश आज संजय की माँ जिंदा होती, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा ये लड़का। इतने में मुंगेरी लाल के चचेरे भाई हरिमल घर आते हैं। उन्हें देखकर मुंगेरी लाल बेहद खुश होते हैं। कैसे हो छोटे, कितने साल बाद मिल रहा हूँ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही थोड़ी संजय की चिंता हो रही थी। मुंगेरी लाल से हरिलाल को संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि संजय को आम रस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस हरिलाल के दिमाग में संजय को सबक सिखाने की एक कल्पना आती है। संजय बेटा, आज दोपहर को जल्दी घर आना। क्यों चाचा जी? मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अरे सुनो तो, आज दोपहर के भोजन में मैं तुम्हारे लिए खास आमरस पूरी बनाने वाला हूँ। सच में चाचा जी? फिर तो मैं जल्द ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर संजय रोज की तरह नुक्कड़ पर चला जाता है। दिन भर बाहर टाइम पास करके संजय खुशी खुशी घर आता है। खाने का समय हो गया, लेकिन खाना तैयार नहीं है। सारे बर्तन खाली है। संजय सोच में पड़ गया। कहाँ गए ये लोग? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया वो देखो, संजय आ रहा है। अब क्या करे? तुम बस देखते जाओ छोटे। अरे ये तो यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं। बाबा, चाचा जी, भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप यहाँ गप्पे मार रहे हो। कहाँ है आमरस? मंगेरी लाल ने हरिलाल की तरफ इशारा किया और हरिलाल ने पेड़ के नीचे रखे उस पतेले की ओर। ये क्या चाचा जी, पतेली आम के पेड़ के नीचे क्यों रखी है? अरे बेटा, आमरस पेड़ से टपकने की राह देख रहे हैं 4 घंटे से। ये कैसा मजाक है चाचा जी? भूख से यहाँ जान चली जाएगी मेरी। ऐसे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी आमरस नहीं मिलेगा। अब की ना पते की बात तुमने बेटा। यही बात तो मुंगेरी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। बेटा, सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद कोशिश और मेहनत ना करो। संजय को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो अपने पिताजी से माफी मांगता है और अगले ही दिन से काम की तलाश करने का वादा करता है। उन्नीस साल का धीरज एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार में बड़ा हुआ था। उसके पिताजी गांव के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे और माँ गृहिणी थी। धीरज बड़ा ही आज्ञाकारी और मेहनती लड़का था और इसी वर्ष अच्छे नंबरों से 12वीं बोर्ड एग्जाम में उत्तीर्ण हुआ था। धीरज बेटा, तुम्हारी एडमिशन मैंने शहर के नंबर 1 मॉडर्न कॉलेज में करवाई है। लेकिन पिताजी, वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। मैं किसी दूसरे कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, शिक्षा के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तुम बस अच्छे मार्क्स लाना। धीरज की नई कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद धीरज का बर्ताव बदल सा जाता है। वो ज्यादा समय घर से बाहर रहने लगता है। बार बार पिताजी के पास पैसों की डिमांड करने लगता है। घर वालों के साथ भी उसका व्यवहार काफी बदल जाता है। पिताजी, मुझे 500 रुपए चाहिए, अर्जेंट। बेटा, लेकिन परसों ही तुमने 300 रुपए लिए थे, और फिर से क्या जरूरत आ पड़ी? पिताजी, अच्छे कॉलेज में जाता हूँ तो सब कुछ अच्छा ही चाहिए ना। मेरी सारी शर्ट्स डल हो गई है और एक दोस्त की बर्थडे भी है, वो सेलिब्रेट करनी है। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। पहले ही काफी देर हो चुकी है। अगले महीने सैलरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आपकी इस मिडिल क्लास लाइफ से तंग आ चुका हूं मैं। काश मैं किसी करोड़पति फैमिली में पैदा हुआ होता। धीरज का ध्यान अपनी पढ़ाई से हट जाता है। दोस्तों के साथ टाइम पास करना, लेक्चर अटेंड ना करना, ये उसका रूटीन बन जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो दिन ब दिन बेफिक्र होता जाता है। धीरज चल, आज बायोलॉजी का लेक्चर है। आज सर नया चैप्टर सिखाने वाले हैं। नहीं यार, आज मेरा मूड नहीं है। तेरे नोट्स दे दे बाद में।
इस प्रकार धीरज का ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट गया था। उसका बदला हुआ व्यवहार उसके माता पिता की नजर में आ रहा था। दोनों व्यतीत हो रहे थे और धीरज को कैसे समझाए इस उलझन में फंस गए थे। सुनिए, जरा देखिए ये क्या चीज है। अरे ये तो सिगरेट जलाने वाला लाइटर है। ये तुम्हें कहाँ मिला? धीरज की शर्ट की जेब में, और शर्ट को बदबू भी आ रही है। आजकल घर भी देर से आता है। बहुत दिनों से उसे किताब पढ़ते हुए भी नहीं देखा। मैं उससे कल बात करता हूँ। दूसरे दिन धीरज के पिताजी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन धीरज बेफिक्री से बाहर चला गया। धीरज के पिताजी दुखी होकर पोस्ट ऑफिस निकल पड़े। धीरज बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चालू है? इस बार काफी कम मार्क्स आए हैं तुम्हारे। पिताजी, कॉलेज में पढ़ाई करने जाता हूँ मैं, टाइम पास करने नहीं। पेपर स्टफ थे इसीलिए कम मार्क्स आए हैं। क्या हो गया है इस लड़के को? पहले कभी ऐसे जवाब नहीं देता था। उसी दिन शाम को धीरज की बहुत चहेती दादी जी गांव से उनके घर आती है। धीरज के बदले हुए बर्ताव के बारे में धीरज की माँ उन्हें सब बता देती है। तो ये बात है, इसीलिए तुमने मुझे बुलावा भेजा। तुम चिंता ना करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। रात को धीरज जब घर आता है, कोयले की सिगड़ी पे मक्के को सेकती दादी को देख के बहुत खुश हो जाता है। दोनों की गपशप शुरू हो जाती है। तभी दादी एक जलते हुए कोयले को उठा के नीचे मिट्टी में रखती है। कोयला धीरे धीरे बुझता है। दादी, इस कोयले को आपने मिट्टी में क्यों फेंका? सेगड़ी में रहने देती तो और जलता और काम आ जाता। अब तो ये बेकार हो गया। देखो, कोयला फिर से पहले की तरह जल रहा है, बेकार नहीं गया। कुछ समझे? नहीं तो? तुम बिल्कुल इस कोयले के टुकड़े जैसे हो। मतलब? जब तुम अच्छी संगत में थे, मेहनत करते थे, माता पिता का आदर करते थे, तब अच्छे नंबरों से पास होते थे। लेकिन जैसे ये कोयले का टुकड़ा मिट्टी में आके बुझ गया, वैसे ही तुम बुरी संगत में जाके पढ़ाई करना, घर के बड़ों का आदर करना भूल गए। धीरज को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें भर आती है। वो दादी से माफी मांगता है। दादी, तो क्या अब मैं हमेशा के लिए बेकार हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है बेटा। जैसे ये कोयले का टुकड़ा एक बार मिट्टी में गिरने से बेकार नहीं हुआ और फिर से इस सिगड़ी में डाला तो धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह फिर से तुम अच्छी संगत में जाके अपने आप को बेकार होने से रोक सकते हो। एक बार गलत संगत में जाके तुम्हारे अच्छे गुण खत्म नहीं हुए हैं।